नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट सतीश चंद्र मिश्रा सर। सर रिटायर नहीं है, मैं इसलिए वो ओमिट कर रही थी क्योंकि सर अभी भी पूरी जर्नलिज्म पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और मैं ये बोलूँगी जितनी पकड़ इनकी है हार्डली हम सभी के, हम इनसे सीखते हैं, इनके वीडियोस और इनके लेख पढ़ पढ़कर। तो आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 ऐसे बिल जो कि भारत की पूरी लीगल सिस्टम को चेंज करने की पकड़ रखते हैं, वो लेकर आए हैं अमित शाह पार्लियामेंट पे। इस पे ऑपोजिशन बहुत ड्रामे बोल रही है, बट इसकी कितनी अहमियत है वो जानना बहुत जरूरी है। इस पे ऑब्वियसली ओवैसी के भी बयान आने शुरू हो गए और बाकी चीजें शुरू हो गई हैं ऑपोजिशन की। सर ओवर टू यू, ये 3 बिल कौन से हैं और इनका क्या मायने हैं अब आज की डेट में? जी सर। गायत्री जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये आज राज्यसभा में भी बिल पास हो रहा है। जब मैं छोड़ा मैंने तो उस समय अमित शाह अपना भाषण समाप्त करने वाले थे। इसके बाद वोटिंग होगी तो पास हो जाएगा वो, क्योंकि ये सब घमंडिया गैंग तो बाहर ही है हाउस के। वैसे भी भाजपा की वहाँ बहुमत है तो पास हो जाएगा। लोकसभा में पास हो चुका है तो आज से एक तरह से अस्तित्व में आ जाएगा 1-2 दिन में। ये नरेंद्र मोदी के जो अब तक का 9.5 साल का शासनकाल है, उनकी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि आम आदमी इसको समझ नहीं रहा। अभी इसका पूरा डिटेल जब सामने आएगा या इसके जब परिणाम सामने आएंगे तो मैं इसको उसी कैटेगरी में रखता हूँ जैसे 370 की बात आप करते हैं या राम मंदिर की आप बात करते हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण बिल ये पास हुआ है, तो नया कानून जो बन रहा है, और ये नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धियों में से होगा। उसका एक संकेत तो अमित शाह ने दिया। जब अभी उनका मैं भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हम 19वीं शताब्दी से सीधे छलांग लगाकर 21वीं शताब्दी में आए, यानी 20वीं शताब्दी हमने पार की है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जो कानून बदले गए हैं, उनकी जगह जो नए कानून लाए गए हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, ये गायत्री जी 190 साल और 163 साल पुराने कानून थे। दर्शकों को जरा बता दूं कि ये कानून जो जिनकी जगह पे ये नए कानून लाए गए हैं, इनसे पहले जो कानून अस्तित्व में थे वो आईपीसी 1863 की थी, और वो 1863 से तो वो लागू 1862 से वो लागू हुई थी। वो एक्चुअली वो थी 1833 की। 1833 में एक लॉ कमीशन बनाया था अंग्रेजों ने। वो लॉर्ड मैकाले के को दिया था कि तुम जरा इस देश के लिए कानून तैयार करो, और उसने जो चार्टर पूरा तैयार किया था वो 1834 में उसने बना दिया था। उसके बाद क्योंकि अंग्रेजों का शासन नहीं था, 1857 में गदर के बाद उनका एक तरह से पूरे देश पे कब्जा हुआ, तो 1860 में उन्होंने इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया और 1862 से पूरी तरह से वो लागू हो गई। तो 1862 समझिए 19वीं शताब्दी के जो कानून थे, आज से 163 साल पहले जो लागू हुए थे, वही हम ढो रहे थे। हम उन्हीं पर ही चल रहे थे। वो कोई उनमें चेंज नहीं था। तो जाहिर सी बात है, समझिए अन्याय कैसा हो रहा था इस देश के साथ। इसीलिए अदालतों में 4.5 करोड़, निचली अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मुकदमे लंबित है, हाई कोर्ट में लाखों मुकदमे लंबित हैं। और उससे परेशान कौन हो रहा था? जरा गायत्री जी एक बात समझिए कि 4.5 करोड़ मुकदमे का मतलब 9 करोड़ आदमी, क्योंकि एक मुकदमे में 2 आदमी लड़ते हैं। ये मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 लोग पार्टी होते हैं, मगर मैं उसको छोड़ देता हूँ, अवसर लेता हूँ कि 9 करोड़ आदमी मुकदमेबाजी में फंसा हुआ था। 9 करोड़ आदमियों का मतलब 9 करोड़ परिवार, और एक परिवार में पांच की संख्या औसत मानी गई है। तो 9×5 45, यानी 45 करोड़ इस देश की जो जनसंख्या थी वो मुकदमेबाजी में उलझी हुई थी। तो ये परिणाम था उस 162 साल पुराने कानून का, या 190 साल पुराने। 1833 में तो बनी गया था वो कानून, लागू 1860 में हुआ। तो 1833 में जो लॉर्ड मैकाले बना के गया था, वो इन कांग्रेसियों की कृपा से हम लोग आज तक ढो रहे थे। तो उससे मुक्ति दिलाई है नरेंद्र मोदी ने। ये मैंने कहा ना, ये इनके कार्यकाल की ऐतिहासिक और सफलता कह लीजिए या ऐतिहासिक उपलब्धि कह लीजिए। ये नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक उपहार दिया है। और इसका लाभ क्या मिलेगा? तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ, मैं अभी तो लाभ तो इसके कई हैं, मगर मैंने 10-5 इसके पॉइंट जो चुने हैं कि सबसे बड़ा लाभ तो जो आम जनता को मिलेगा, वो मैंने जो अभी जिक्र किया मुकदमेबाजी का, कि अब इसमें हर मुकदमे के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। पुलिस के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है कि आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट देनी ही देनी है, और किसी भी अदालत को 3 साल के अंदर उस मुकदमे का फैसला करना ही करना है। तो अब वो जो 4.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, वो तो पीछे का बैकलॉग है, उसको साफ होने में कितना समय लगेगा
लेकिन अब आगे बैकलॉग नहीं होगा। और वो अमित शाह ने आज अभी कहा भी राज्यसभा में कि वो सिस्टम हम बना रहे हैं कि 3 साल में फैसला होने में कोई अड़चन ना आए। तो वो क्या आएगा, उसका पूरा डिटेल तो 2-4-10 दिन के अंदर पूरा आएगा सामने, जब इस पूरे बिल की सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो आम आदमी की राहत है वो इस बात की है, जो मैंने कहा ना, 45 करोड़ की आबादी जो न्यूनतम है, हो सकता है ज्यादा हो, ये कि 45 करोड़ से कम तो हो ही नहीं सकती। तो 45 करोड़ की आबादी तो केवल मुकदमेबाजी में फंसी हुई थी, उसके समझिए जिंदगी इसी में तबाह हो रही थी। तो ये एक जो पहला फायदा मैं मानता हूँ कि ये जो न्यायिक हमारी जो प्रणाली थी, न्यायिक व्यवस्था थी, उसमें एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अन्यथा इसका आम आदमी के मुकदमेबाजी की तो छोड़ दीजिए, कि आम आदमी इससे कैसे पीड़ित होता था, कैसे उसका एक तरह से शोषण होता था। इसका एक नमूना आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ 100 मुकदमे लंबित थे, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 77 मुकदमे लंबित थे, किसी में फैसला ही नहीं हुआ था। यानी 100 केस उनके ऊपर दर्ज, और इनकी हिस्ट्री सीट, इनकी आपराधिक जो पूरी हिस्ट्री है, वो कोई 2-4 साल की पुरानी नहीं है। अतीक की समझिए जो क्राइम हिस्ट्री थी वो 1979 से चल रही थी। 1979 में उसने पहला मर्डर किया था, लेकिन उसके किसी मुकदमे का फैसला आज तक नहीं हुआ था। योगी बाबा आए तब से इस कालखंड को निकाल दीजिए 4-5 साल का, अन्यथा 2017 तक, जब तक यहाँ अखिलेश यादव की सरकार थी, तो सोचिए 1979 में पहला मर्डर, और 2017 कोई फैसला ही नहीं, 100 मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये काम खत्म किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अब ये नहीं हो पाएगा, अब 3 साल के अंदर अदालतों को फैसला सुनाना पड़ेगा, ये तय हो गया। वैसे मुख्तार अंसारी, उसकी भी हिस्ट्री सीट जो है वो 1980 और 1990 से शुरू हुई, और समझिए अभी 2017 तक उसके भी किसी मुकदमे में फैसला नहीं आया था। उसको एक मामले में सजा हुई थी, तो वो दिल्ली में क्राइम था, तो दिल्ली की अदालत ने फैसला दे दिया था 2 ही 3 साल के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके फैसले नहीं हो पा रहे थे। तो अब ये जो बड़े माफिया से लेकर छुटभैया अपराधी हैं, अब उनको ये डर होगा कि अब ये काम नहीं चलेगा कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वो जो फिल्मी डायलॉग था सनी देओल का कि तारीख पे तारीख, तो वो तारीख पे तारीख वाले उससे छुट्टी मिली। तो ये देश के ऊपर एक बहुत बड़ा जो कहिए कैंसर की तरह देश के ऊपर छाया हुआ था, ये लेट लतीफी, वो खत्म हुई, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी उसको सर, इसकी इसका बहुत जी बड़ा जो मेरे को स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा आपने कहा, इन्होंने आने वाले समय को भी लेकर ध्यान में दिया है। और आज की डेट में एक सबसे बड़ा, जो सबसे इंटरेस्टिंग और जो शांति प्रियो का सबसे बड़ा हथियार है, वो है मॉब लिंचिंग। मतलब झुंड बनाकर चले जाना। जी, मॉब लिंचिंग पे 7 साल की सजा करी है। अभी तक मॉब लिंचिंग नाम से कुछ कोई एक्सप्लेन ही नहीं था हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। वो मर्डर में नामजद होता था, फिर वही प्रक्रिया चलती थी। तो एक तो 3 साल के अंदर इसका फैसला होगा, और दूसरा मॉब लिंचिंग में जो है 7 साल की सजा की गई है, और उसमें कम से कम 7 साल है, ये आजीवन कारावास तक जा सकती है, मृत्यु दंड भी हो सकता है इसमें, लेकिन कम से कम 7 साल की सजा तो होती है इसमें, क्योंकि मॉब लिंचिंग है, कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसका इसका बहुत बड़ा लाभ एक मिलेगा इस देश के जो सामाजिक व्यवस्था को। जरा गौर करिएगा गायत्री जी कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में है, मॉब लिंचिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ऐसा लगा कि सारे हिंदू हत्यारे हैं, और वो केवल मुसलमानों को मारे डाल रहे हैं, और ये दलितों को मारे डाल रहे हैं। और ये इससे पहले कभी मॉब लिंचिंग नाम इस देश में किसी ने नहीं सुना था। तो वो अब जब ये सजा होगी और 3 साल के अंदर फैसले होंगे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जरा रिकॉर्ड उठाकर आप देखिए तो मामला बिल्कुल उल्टा है। मामला बिल्कुल उल्टा है। कम से कम 15-20 केस तो मेरी नॉलेज में है कि जहां पे हिंदुओं को घेर कर मार दिया गया, और वो कभी उनके बारे में कोई बात नहीं करते। और इसका एक सबसे बेशर्म उदाहरण आपको बताऊं कि 10 साल का जो कालखंड था यूपीए का, ये कैसे जो हल्ला मचाने वाले दिल्ली में बैठे दलाल या कांग्रेस सत्ता के अंदर बैठे सेकुलर नेता हैं, ये कितने बेईमान, कितने दलाल, कितने हिंदू द्रोही हैं। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं कि 2004 से 2014 इस दौरान केवल एक जो जो हमारे डाइन नहीं कहते कि औरत ये डाइन है, चुड़ैल आ गई, इसके ऊपर भूत आते हैं, इस तरह बातें करने वाले ज्यादातर गांवों में पिछले तबकों में जो निचली जातियां हैं कहा जाता है, जिनको उनके अंदर ये ज्यादा ये बीमारी है, समझिए, अंधविश्वास की।
कि किसी औरत को डायन बताकर मौत के घाट उतार देते हैं, गांव वाले मार मार के उसको मार देते हैं। और इस तरह की हत्याएं 2004 से 2014 के दौरान 1760 या 1750, 1763 या 1753 हत्याएं यूपीए कार्यकाल में हुई थी। वो मॉब लिंचिंग ही थी कि एक औरत को घेर कर गांव वाले पीट के मार डालते थे कि ये चुड़ैल है, ये डाइन है, ये कह के। तो आप समझ रहे हैं 10 साल में 1753 या 1763 आप मान लीजिए औरतों की हत्या, वो चुड़ैल कह के मारा। तो वो एक तो ज्यादा 90% नहीं 100% वो औरतें या तो दलित होती थी, या आदिवासी होती थी, या पिछड़ी जाति की आप कह सकती हैं। तो हर साल या 10 साल में अगर 1760 लोगों को मारा जा रहा है, तो हर साल 176 औरतें तो ऐसे ही मार दी जाती थी। केवल केवल मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ, केवल एक कि उनको डायन बता के उनको मौत के घाट उतार देना। कभी आपने सुना 2004 से 2014 के अंदर कोई मॉब लिंचिंग के नाम? कभी नहीं लिया, ना इन कम्युनिस्टों ने लिया, ना इन सेक्युलरों ने लिया, ना दिल्ली में बैठे दलालों ने लिया। ये सब कांग्रेस के शासन में सब जायज था, जो सीधे सीधे महिलाओं को मार देना। और मैं बता दूं कि ये छोटी घटना नहीं थी। इस पे मैंने तो जो खबर निकाली थी, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज पे हेडलाइन बनाया था जब वो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी कि अभी तक 10 साल में 1760 औरतों को इस तरह से मार दिया गया। तो वो पूरी दुनिया में तहलका मचा था। लेकिन हिंदुस्तान में ये सेकुलर, ये वामपंथी, ये भाजपा विरोधी, ये हिंदू, क्योंकि वो औरतें जो 1760 मारी गई थी, उनको आप दलित कह लीजिए, आदिवासी कह लीजिए, पिछड़ी कह लीजिए, वो थी सारी की सारी हिंदू। तो हिंदू औरतें 1760 मार दी गई मॉब लिंचिंग करके कांग्रेस के शासनकाल में, कहीं कोई चर्चा नहीं। तो अब इस तरह का पर्दा ये नहीं डाल पाएंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस देश में मॉब लिंचिंग करता कौन है, मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारे कौन है। तो अब ये बहुत साफ हो जाएगा कि उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको नाम दिया गया है। तो अब उस अपराध के तहत कौन लोग, किन लोगों ने अपराध किया और किन लोगों को अपराधों की सजा हुई, कौन लोग पकड़े गए, ये गिनती गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल साफ होगी, देश के सामने साफ होगी। और वो चोर मचाए शोर, वो हत्यारे जो शोर मचाते थे कि मॉब लिंचिंग हो रही है, वो हत्यारे बेनकाब होंगे और पता चलेगा कि मॉब लिंचिंग करने वाले भी यही लोग हैं। तो ये एक बड़ा सामाजिक कह लीजिए, प्रशासनिक कह लीजिए, राजनीतिक कह लीजिए, बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा आने वाले 2-3 साल के अंदर। ये मॉब लिंचिंग का लाभ है। जी सर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर, प्लीज उन पे इलैबोरेट करें। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बीमारी और चल रही थी कि जैसे जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब ऐसा नारा लगाने पे 5 साल की सजा है। ये बिल्कुल उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि भड़काऊ भाषण या उसको हेट स्पीच, ये भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच, इसमें कम से कम 5 साल की सजा है। और इसके लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया कि देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ अगर आप ऐसी कोई नारेबाजी करते हैं, ऐसा कोई भाषण देते हैं या ऐसा कोई कॉल देते हैं इस तरह का, तो आपको 5 साल की न्यूनतम सजा होगी। और वो ये, और सबसे खास बात जो इनके डराने के लिए है कि अब ये पहले की तरह नहीं चलेगा कि 15 साल से मुकदमा चल रहा है, अब वो 3 साल के अंदर। और ये बता दूं कि 3 साल को ऐसा नहीं कि 3 साल में ही होगा, 3 साल में भी अभी मैंने कहा ना कि जब इसका पूरा ड्राफ्ट सामने आ जाएगा तब बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि उसमें मैक्सिमम लिमिट रखी गई कि 3 साल से ज्यादा आप किसी भी कीमत पर नहीं घसीटेंगे। तो उसमें मुकदमों को कैटेगराइज किया गया है कि ये मुकदमे 3 साल तक जा सकते हैं, बाकी सब नहीं। इन सब के फैसले साल 6 महीने के अंदर होंगे। तो अब वो जो जेएनयू में हम लोग सुनते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके बाद उसको टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया गया बिहार में, और कांग्रेस का नेता है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाला, अब ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक इसमें बताया गया है कि ये कर्म करने वाले आदमी को 5 साल की सजा है। तो वो इसका अब हमारी जो नई आई है आईपीसी से कहिए, उसमें इसका जिक्र है। दूसरे गैंग रेप में तो जो नाबालिग बच्चियों के साथ करते थे, और उसमें भी जरा उठाकर देख लीजिए तो उसमें 60% 70% वही लोग हैं जो बताते हैं कि हम बड़ा दलित है, शोषित पीड़ित हैं, बड़ा हम पिछड़े हुए हैं और हमको माइनॉरिटी के नाम पे बड़ा अत्याचार हमारे साथ होता है। उसमें 60-70% वही लोग पकड़े जाते हैं। लाभ यही मिल जाता कि सालों चल रहे हैं मुकदमे, तो अब वो भी नहीं। और उसमें मृत्यु दंड का किया है, तो ये बहुत राहत है उन बच्चियों के लिए, बहुत बड़ी राहत है जो इनका शिकार हो जाती थी। तो और 18 साल से कम पे मृत्यु दंड है, वैसे आजीवन कारावास है गैंगरेप पे।
कि अगर वो जिसके साथ इन्होंने गैंगरेप किया है वो अगर 18 से ऊपर है तो उसको आजीवन कारावास है, लेकिन 18 साल जो नाबालिगों के साथ ये करते थे तो उसमें तो मृत्युदंड का किया। तो ये एक बहुत बड़ा समझिए समाज को राहत मिलेगी इससे। दूसरे एक और जो जिसका बड़ा लाभ यहाँ अपराधियों ने उठाया, दाऊद इब्राहिम ऐसे अपराधियों ने उठाया कि भगोड़ा है, अगर वो भाग गया तो उसका मुकदमा पेंडिंग ही रहता था। दाऊद के खिलाफ आज तक मुकदमा पेंडिंग ही है। वो जो है बम्बई बम कांड में 1993, आज 2023 आ गए, लेकिन दाऊद को सजा नहीं हुई क्योंकि वो है ही नहीं, वो जब अनुपस्थित है तो वो मुकदमा लंबित है। अब ये नहीं होगा, अगर अपराधी फरार है तो उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर सारी प्रोसीडिंग होगी और उसकी गैरहाजिरी में ही फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये दाऊद का तो उदाहरण मैंने जरा बड़ा दिया। ये छोटे अपराधियों के साथ यही होता है कि वो मर्डर करके भाग गया, बंबई चला गया, बंगाल चला गया, कहाँ छुपा हुआ पता नहीं चल रहा, और वो जो शिकार हुए बेचारे न्याय के लिए भटकते रहते, मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाता क्योंकि वही नहीं, वो सामने नहीं है। तो अब इस तरह से निचले स्तर पर भी अगर अपराधी फरार है, ये जो लोगों के पैसे लेके ठग भाग जाते जालसाज, अब इन सबके खिलाफ कार्रवाई इनकी गैरहाजिरी में, वो जो पुलिस को 90 दिन की सीमा दी गई है कि 90 दिन के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, 90 दिन के अंदर, बाद नहीं बल्कि 90 दिन के अंदर, और 3 साल के अंदर कोर्ट वो हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है जो इससे पहले कभी नहीं होता था। तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं गायत्री जी, जिसका लाभ आने वाले समय में हिंदुस्तान को मिलेगा। जी सर, इसमें टेररिज्म को डिफाइन भी कर दिया गया है, पहले कभी टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया गया था। हाँ जी देखिए, हाँ यही है। तो आतंकवाद की कोई परिभाषा ही नहीं थी हमारे यहाँ, जिससे वो जो बम फोड़ देते तो उनको आतंकवाद कहते थे, लेकिन उसकी कोई परिभाषा नहीं थी। और उसके लिए एक कानून आया था, ऐसा नहीं है, टाडा जो आया था, टाडा जो अटल जी के समय में था, या उस हाँ अटल जी ही लाए थे, अटल जी की सरकार में आया था टाडा कानून। और उस कानून को हटाने के लिए नहीं, बल्कि नरसिंहा राव शायद टाडा पहले बना था। टेररिज्म का जो कानून है तो टाडा जो था उसमें आतंकवाद की परिभाषा थी, लेकिन उसको इन्होंने किस तरह से नंग नाच करके खत्म करा दिया टाडा को। एक तरह से वोट बैंक का वो हो गया कि साहब इसमें मुसलमानों को बड़ा शिकार बनाया जाए। अरे जब वही करते ही है तो उनको शिकार क्या बनाया जाता है। लेकिन ये हल्ला मचाकर कि ये मुसलमानों के खिलाफ है कानून, इसको खत्म करो, तो बाद में उसको खत्म किया इस यूपीए सरकार ने जो मनमोहन सिंह की बनी थी। और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था बीच में कि अबू सलेम जब पकड़ा गया था तो अबू सलेम ने कहा, एजेंसियों को बयान दिया था कि टाडा हटवाने के लिए हिंदुस्तान के 2 बड़े नेताओं को दुबई से मतलब दाऊद की तरफ से पैसा आता था, और उनमें से एक नेता जो था वो अपने राज्य का मुख्यमंत्री भी हुआ था। अब आप सोचिए वो किसकी तरफ उसका इशारा था। ये क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए उसका नाम कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मोदी सरकार से एक तरह से अनुरोध करूंगा, मांग करूंगा कि अबू सलेम के उस बयान को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि उसने तो नाम भी बताया होगा। ये तो इशारों में आई थी कि दो बड़े नेता जिन्होंने जो संसद में थे, वो टाडा के खिलाफ, टाडा का विरोध करने के लिए, टाडा हटवाने के लिए उनको दुबई से पैसा दिया जाता था। उनमें से एक नेता अपने राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुका था। तो सोच लीजिए टाडा के लिए कौन लोग हल्ला मचाते हैं सबको मालूम है, और मुख्यमंत्री कौन रहे वो भी सबको मालूम है। तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कौन लोग लड़ते थे। तो ये अब जो है ये काम नहीं हो पाएगा। अब आतंकवाद परिभाषित है, और उसमें जो आतंकवाद का जो दायरा बढ़ा दिया है, आतंकवाद का दायरा बढ़ा दिया। जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से आके यहाँ बम विस्फोट करें। उसमें देश के खिलाफ और देश के संसाधनों के खिलाफ अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो आतंकवाद का एक तरह से देशद्रोह कानून उनके ऊपर लगेगा। देशद्रोह का कानून भी लगेगा, आतंकवाद का भी लगेगा। तो इससे उन लोगों के लिए भी सबक है जो जरा सी बात हुई नहीं, उन्होंने रेलगाड़ी में आग लगा दी, बस में आग लगा दी, सरकारी दफ्तर में आग लगा दी, थाने में जाके आग लगा दी। तो अब उन लोगों को ऊपर से बड़ी कठोर धाराएं लगेंगी और 3 साल के अंदर उनको जेल भी जाओगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। वो देखिए जो केवल उनके एक सेंटेंस में ही सारी बातें छिपी हुई हैं अमित शाह के, कि हमने 19वीं शताब्दी से सीधे 21वीं शताब्दी में छलांग लगाई है, तो जाहिर सी बात है कि उसके वैसे ही परिणाम भी मिले। और टेररिज्म का दायरा गायत्री जी, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी एक तरह से उसको भी शामिल कर लिया। आर्थिक क्षेत्र को देश के ऐसी कोई गतिविधि
जो देश को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाती है, आर्थिक रूप से उसको वो प्रहार करती है, तो वो भी आतंकवाद में ही आएगी और देशद्रोह में भी वो शामिल होगी। उसकी वजह है कि जरा गौर करिए, फरवरी, अभी नहीं इसी साल फरवरी में हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट पर किस तरह से हमारे हल्ला मचाकर देश का शेयर मार्केट कहां से कहां पहुंच गया था, कई कंपनियां कैसे डूबी थी, कितने लोगों के लाखों करोड़ों रुपए, अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करिए, वो डूबे थे। तो वो देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक हमला था, एक झूठ के जरिए, एक प्रोपोगंडा के जरिए, एक अफवाह के जरिए वो हमला था, जो अब बाद में सारी रिपोर्टें आने के बाद, अमेरिका तक से रिपोर्ट आने के बाद वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे लोग भी जो जो उस समय जिन्होंने अफवाह फैलाई थी, जानबूझकर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का एक अभियान चलाया था करीब करीब एक महीने तक, वो सब लोग अब आतंकवाद और देशद्रोह का मुकदमा झेलने के लिए तैयार हो जाएं। फेक न्यूज फैलाकर जो इस तरह की बात करते हैं, वो सब इस दायरे में आ जाएंगे। तो ये बड़ा कठोर कानून है और देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। और इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय। इसका मैंने कहा, इसके परिणाम आपको 2-3 साल बाद नजर आने लगे। कुछ परिणाम तो आपको तत्काल नजर आएंगे, जैसे भड़काऊ भाषण वाला है, अब आपको देश भारत तेरे टुकड़े होंगे लगाते हुए नहीं मिलेगा। अब आपको महबूबा मुफ्ती जैसी कोई नेता ये कहते हुए नहीं मिलेगी कि कश्मीर में कोई तिरंगे का झंडा कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, या जैसे वो फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन से बुला के हमला कर देंगे। तो अब अगर इन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी तो ये जेल के अंदर होंगे, इनको आतंकवाद और देशद्रोह का मुकदमे झेलने के लिए तैयार रहें। तो बहुत बड़ा कैनवस है इन 3 कानूनों को लाने का, और इसके परिणाम के लिए प्रतीक्षा करें। और अभी पहले इसका जब पूरा फाइनल ड्राफ्ट आ जाए तो उसमें बड़ी बारीकी से चीजें आएंगी सामने खुलकर। अभी जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा, तो ये अब देश को एक तरह से जो वैक्सीन दी गई है जो इस तरह के लोगों से बीमारी से ग्रसित था। जी सर, इस पे ऑपोजिशन का भी कुछ कमेंटबाजी आ रही थी, जिसका अमित शाह ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ, नहीं, अपोजिशन का तो पहले दिन से, जब से इसकी ड्राफ्ट सामने आया था और इसको प्रस्तुत करने की चर्चा चल रही थी, तो उनका एक ही सवाल था कि इनकी जरूरत क्या थी। जरा सोच लीजिए बेशर्मी की, इनकी बेईमानी की, कि खुद तो इन्होंने, अगर 2017 तक के 14 तक की बात करिए तो 67 साल इस देश में आजादी मिले हो चुके थे, जिसमें से 58-59 साल कांग्रेस ने शासन किया था। और वो पूछ रही थी कि इन कानूनों की जरूरत क्या थी। यानी वो जो एक 1833 में लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाए गए कानून जो 1862 में लागू हुए, उनसे वो संतुष्ट थी, उनसे वो पूरी तरह संतुष्ट थी और उसी से इस देश को चलाना चाहती थी। तो वो अमित शाह ने आज उसका जवाब दिया है राज्यसभा के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जिनके अंदर भारत का चश्मा है, स्वदेशी चश्मा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये कानून क्यों जरूरी थे, और जिन्होंने इटालियन चश्मा लगा रखा है उनको ये नहीं समझ में आ रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि ये कानून क्यों जरूरी थे। तो बहुत साफ उन्होंने इशारा कर दिया कि किनको ये नहीं अच्छे लग रहे थे। बाकी आम आदमी किसी से बात करिए, उसके वो इसकी प्रशंसा ही करते नजर आएगा। सर, इन तीनों के उससे एक और कोई नाराज है अपार्ट फ्रॉम द गांधी फैमिली, और वो है ओवैसी। कह रहे हैं ये सबके अधिकार छीन लेंगे, राइट्स ऑफ पीपल छीन लेंगे। मतलब हाय तौबा मचाना इन्होंने शुरू कर दिया है। न्यू क्रिमिनल बिल्स थ्रेट टू सिविल लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ पीपल, ये ओवैसी का नहीं बयान नहीं है। नहीं, ओवैसी का तो परेशान होना बहुत बिल्कुल जायज है। ओवैसी का तो परेशान हो, अगर ओवैसी न परेशान होता तो मेरे जैसे लोगों को शंका होती कि जरूर इन कानून में कोई खामी है, कोई कमी है, इसीलिए वो लोग निश्चिंत हैं। ओवैसी का तिलमिलाना ये बता रहा है कि ये कानून क्या करने जा रहे हैं। अभी जो मैंने हेट स्पीच वाली बात करी, तो वो जो अकबरुद्दीन ओवैसी, जो माता सीता, माता लक्ष्मी, भगवान हनुमान, राम जी, उनके खिलाफ उलूल जुलूल उसने कैसी कैसी बातें की, सब हम लोगों ने टीवी में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है। या जैसे वो कह रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं कौन जो है। तो अब अगर वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करेगा तो 5 साल के लिए जेल जाएगा। अब अगर वो माता सीता, भगवान राम के खिलाफ उस तरह की टिप्पणी करेगा जैसी उसने करी थी, तो वो 5 साल से नहीं, वो 10 साल के लिए जेल जाएगा। तो वो ओवैसी को तो लग रहा है कि मेरा भाई जेल जाने के लिए तैयारी करे, क्योंकि इन दोनों भाइयों की, छोटे ओवैसी बड़े ओवैसी की राजनीति केवल हेट स्पीच पर ही चलती है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दो, उनको अपमानित करो। तो इसकी राजनीति चलती है। इसका जो वोट बैंक है वो जाहिल है, गंवार है, उजट है, वो उसको इसी बात पे देता है। तो अब वो वोट बैंक वाली जो उसकी राजनीति थी
उस पर बहुत तगड़ा कानून का ब्रेक लग गया है, या तो फिर जेल जाने की कीमत चुकाने को तैयार हो तो वे बके। तो इसको तो तिलमिलाट है, क्योंकि इनके पास आज तक जरा ओवैसी का जब से अस्तित्व 2004 में आया पहली बार पार्लियामेंट में, पहले इसका बाप आता था वो भी इसी टाइप का था, ये 2004 से आया, आज 2023 आ गया, समझिए 19 साल से अब पार्लियामेंट में है। आज तक इसने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया ही नहीं, ना इसने कोई कंस्ट्रक्टिव भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर जिससे ये देश की तरक्की की बात कर रहा हो, या देश कोई पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर को इसने पकड़ के कोई सुझाव दिया हो, किसी बिल में ऐसा कुछ सुझाव। जब ये खड़ा होता है, चाहे कोई बिल हो, ये जब खड़ा होता है तो हिंदू मुसलमान और जहर बोलना शुरू कर देता है। तो अब इसका तो तिलमिलाना बड़ा स्वाभाविक है, इसको तो लग रहा है कि मेरे लिए जेल के दरवाजे खुल गए, अब ये इसको तय करना है कि ये कब जाएगा, ये इसको तय करना है। तो मैंने कहा ना कि अगर ये न तिलमिलाता तो मुझको लगता है निश्चित तौर पर इन कानूनों में कोई कमी है। अब वो कानून बहुत साफ हो गए हैं कि कैसे दिए आ गए हैं कि जब ये लोग बोलते हैं तो इसका मतलब तब कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ये है, कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने भी तो वो कन्हैया कुमार जो टुकड़े होंगे नारा लगाने वाला, उसके लिए वो उसको नेता बना दिया एनएसवाई का, वो समझिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस समय। अब वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में था। अभी कल परसों दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, वो जो कौन उमर खालिद जो बंद है जेल में, उमर खालिद के लिए, और एक वो नवलखा कौन है, इनके पक्ष में बयान दिया कि इन लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो ये उस टाइप के लोग हैं, तो इनको तो आग लगेगी, क्योंकि ये जानबूझकर वो इसीलिए इन्होंने कानून नहीं बदले थे कि ये इसी तरह से जब इनको मौका लगे तो इसी तरह से नंगे होके नाचे। अब उस नाच पे प्रतिबंध लगा गया है। थैंक यू सो मच सर। अमित शाह ने खुद इस पे स्टेटमेंट दिया कि 158 मीटिंग्स और फुल स्टॉप कॉमा तक उन्होंने नहीं छोड़ा पढ़ते वक्त, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एवरी, मतलब उन्होंने इन तीनों बिल्स को कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा है। 158 मीटिंग्स हुई हैं पिछले कुछ समय में, और जैसा आपने कहा 190 साल की ये छलांग है। सो इट विल टेक टाइम बट आई थिंक वर्थ द वेट, जिस तरीके की नई चीजें आई हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।